हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं ज्योग्राफी के क्लास में और ज्योग्राफी का एससीईआरटी का क्लास हो जाता है। 6 क्लास का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 में पृथ्वी के परिमंडल हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में एक खूबी है, एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, यह खास क्यों है, क्यों हमेशा एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बात की जाती है, क्यों कहा जाता है, कोई भी शिक्षक हो या कोई भी कंपटीटर आपसे यही कहता है कि पहले अगर आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक की आपको एग्ज़ाम दे करके फ़ाइट करना है या दरोगा बनना है या बीपीएससी ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए। क्यों कहा जाता है, इसमें कुछ खूबी है। खूबी क्या है, इस कहानी के माध्यम से सबसे पहली बात यह है कि आपके बेसिक को समझाने की कोशिश किया जाता है ना, और उसके बाद आपके पास फैक्ट है, यानी कि एक बार अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर भूल नहीं पाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि इतिहास और ज्योग्राफी बेवफा होता है ना, अगर आज पढ़ते हैं तो कल भूल जाते हैं, और वो जो एक अवधारणा जो बनी है वो हमेशा के लिए भूल जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए कहता है, अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते हुए पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है। तो चंदन ने बताया, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है। अभी हम लोग परिमंडल पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको ये बात पता होगा। चलिए इस पे समझाने में, है ना, यहाँ पर पृथ्वी पर प्रमुखतः 4 परिमंडल की चर्चा किया गया है। प्रमुखतः 4 परिमंडल, है ना, 4 परिमंडल है, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना है स्थल मंडल, जिसमें हम लोग पहला स्थल मंडल पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्थान है, यानी कि 4 प्रमुख परिमंडल की जो चर्चा है, जिसमें स्थल मंडल हो जाएगा, और स्थल मंडल के बाद दूसरा जो है वह जल मंडल हो जाता है, और जल मंडल के बाद जो तीसरा स्थान है वह वायुमंडल का है, वायुमंडल का। और उसके बाद हम लोग चौथा जो मंडल पढ़ेंगे उसका नाम है जीव मंडल, जीव मंडल हो जाएगा, है ना, जीव मंडल हो जाता है। इन चारों परिमंडलों के बारे में अलग अलग करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो हम लोग इस तरह, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, और बीपीएससी के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि जितने भी कंपटीशन है उसमें हमेशा परिमंडल से प्रश्न रहा ही रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। और यहाँ पर कहता है, तो चंदन ने क्या जवाब दिया, चंदन ने जवाब दिया कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पर देखिए अध्यापिका ने कहा, अब तक के अध्ययन के आधार पर यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा क्यों। प्रश्न, छोटे बच्चों में अगर प्रश्न पूछने की, है ना, जिज्ञासा अगर पैदा हो गया तो समझिए कि टैलेंट उसी समय से आना शुरू हो जाता है। रेणु ने बताया कि क्योंकि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल और भोजन उपलब्ध है। अध्यापिका ने कहा कि भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। इन 3 चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में अद्वितीय है, अद्वितीय हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझे पहले, है ना, यहाँ पे एक मैप दिया होगा, चलिए यहाँ पर
यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ जो भी नीला जो दिख रहा है आपको, ये सारा जो पार्ट दिख रहा है इस तरह से इस आकार का जो ये भी देख रहा है, ये सब महासागर है, ये सब महासागर है। और जितने भी एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है, यही है हमारा स्थल। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्थल मंडल की अगर बात करेंगे, है ना, अगर स्थल मंडल की हम लोग बात कर लें, स्थल मंडल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, है ना, तो इस पृथ्वी जो बना है वह ठोस भागों से ही बना है। यह पृथ्वी क्या है, यह पृथ्वी जो है यह ठोस जो पदार्थ है उसी से ये बने हैं। जैसे मानते हैं कि अगर हम लोग बना कैसे है ना, बना कैसे है, तो इसको भी देखिए, ये जो है भू परपट्टी की चट्टान, भू परपट्टी की चट्टान जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, भू परपट्टी की चट्टान और प्लस में यहाँ पे जोड़ दीजिए तो मिट्टी की जो पतली परत है, इससे मिल करके यह क्या है, पृथ्वी बना है। और इस पृथ्वी पर 7, है ना, इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। उन 7 महाद्वीपों को सबसे पहले यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, उसके बाद देखिए यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, है ना, और उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, उसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। हम लोग इस मैप को लेकर के, जैसे मानते हैं कि ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो मार्केट जाइए, है ना, और विश्व का मैप खरीदिए और रूम में लगाइए, भारत का मैप खरीदिए लगाइए, और उसके बाद बिहार का मैप भी खरीदिए और लगाइए। फिर आपका ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। और मैप लीजिएगा पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। अगर आप साथ में चाहते हैं एटलस रखने के लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, और भी ज़्यादा ज्योग्राफी में जितने भी कंटेंट वगैरह हैं, यानी कि ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो मैप और एटलस से ही पढ़ा जा सकता है। ज्योग्राफी एक साइंस की तरह है ना। ज्योग्राफी क्या है, साइंस की तरह है, सिर्फ समझ के पढ़िए, फिर देखिए कभी भूल नहीं पाएंगे, और जितने भी फैक्ट होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, आपसे बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 7 महाद्वीप, है ना। पूछा जाता है एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो नीचे ये जो दिख रहा है आपको अंटार्कटिका, है ना, ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। इस तरह से संख्या कितना हो जाएगा, ये संख्या आपको हो जाएगा 7वां, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। महाद्वीप पूछा जाता है इसलिए पहले ध्यान दे दीजिए, है ना। 7 महाद्वीप है, एशिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका हो जाता है, अंटार्कटिका हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और नीचे करिए, समझने में ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग स्थल मंडल देख रहे हैं, ये सारा जो पार्ट हम लोग को देख रहा है ना, यह मात्र 29% में ही है, मात्र यह 29% में ही है यहाँ पर। लेकिन जितने भी हम लोग जल देख रहे हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से क्या है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, जो चारों तरफ से घिरा हुआ ये क्या है, ये पूरा पानी ही पानी है, समुंदर है, महासागर है। और ये जो है, जो क्षेत्र में फैला हुआ है 71% भाग पर यह फैला हुआ है, 71% भाग पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्थल मंडल, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो जल मंडल में आप देखिएगा, ये आपका हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, मतलब अटलांटिक महासागर है। और आकार के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए यह एस आकार का हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। यह हम लोग अगर जल मंडल में पढ़ेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एस आकार का हो जाता है। ये हो गया अटलांटिक महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंद महासागर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, हिंद महासागर यहाँ पर हो जाता है।
यहाँ पर हिंद महासागर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्कटिक महासागर भी है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर भी है। इतने महासागर, इसको हम लोगों को पढ़ना है ना। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पर कहता है कि एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु, अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर के लिए निकले और उसमें उन्होंने कुछ जीव देखा। बताओ इनमें से उन्होंने गंगा नदी में क्या देखा होगा? मछली, घोड़ा, घड़ियाल, सांप, बकरी, चील, कबूतर, सौंस, केकड़ा। यहाँ पे देखिए रेणु ने कहा मुझे एक पौधा दिखाई दे रहा है। विकास ने पूछा पानी में पौधा कैसे नजर आएगा? तो अध्यापिका ने बताया कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। हमारे जो खाद्य स्रोत जो हैं अधिकतर जल से ही उत्पन्न होते हैं। जलीय चीज़ों पे हमारा जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। यहाँ से खाने पीने की चीज़ें और यहाँ तक है तो ऑक्सीजन की जो सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा जो हमें प्राप्त होता है वो समुद्र से ही मिलता है ना। और जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। जीव को क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, घोंघा हो गया, है ना, जेली फिश हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे चीज़ें। तो ये सारे जो जीव हैं, है ना, इन सारे को क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं कि पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, और आर्कटिक महासागर। और संसार के मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को भी देखें जो हम अभी दिखा रहे थे आपको। अध्यापिका ने कहा कि हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं और बताओ पृथ्वी पर और कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? मेरे घर के पास एक तालाब है। ललन बोला मैं आहर में नहाता हूँ। अशोक बोलते हैं मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। चंदे ने कहा कल मैंने अखबारों में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा। अब यहाँ देखिए, यहीं पर कहता है कि बिल्कुल सही, यानी कि तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं और सम्मिलित रूप से इन्हें ही हम लोग जलमंडल कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। पूछा जा सकता है कि जलमंडल किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न क्या है? पार्ट हैं, भाग हैं, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम लोग जलमंडल कहते हैं। और ये सभी पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत? 71% भागों को घेरे हुए हैं। और यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है ना। प्रशांत महासागर के रूप में, अटलांटिक महासागर के रूप में, हिंद महासागर के रूप में, आर्कटिक महासागर के रूप में, ये सारा को अगर हम लोग इस क्षेत्र को सम्मिलित कर दे तो 71% हिस्सा पर यह फैला हुआ है। 71% हिस्सा पर यह फैला हुआ है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कहता है कि वर्ष 1984 में, है ना, एक मिनट, वर्ष 1984 में राकेश शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये सब सवाल पूछा जाएगा। और जैसे मानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, खैर ये तो बिहार से अलग है तो वो लोग जानते होंगे। तो जो संदर्भ है, अक्सर क्यों कहा जाता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक बार SCERT का अध्ययन कर लेना चाहिए? क्योंकि SCERT है खास करके बिहार शिक्षक भर्ती, और जो बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये किताबें क्यों हो जाता है? क्योंकि जो संदर्भ बिहार को लेकर के बनाया जाता है प्रश्न, वो सारा का सारा प्रश्न जो है इसी SCERT में ही आपको मिलेगा, इसी SCERT में मिलेगा। इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती के परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से हम बार बार यही कहते हैं कि आप एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा। जैसे में देखिएगा 1 to 5 के जो विद्यार्थी हैं, 1 to 5 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 1 to 5 के लिए
अगर हम लोग बात करें तो कहा गया है कि 10वीं कक्षा तक अगर कोई भी विद्यार्थी SCERT का अध्ययन कर ले, SCERT का अगर अध्ययन कर ले 10वीं कक्षा तक, तो सारे के सारे प्रश्न वो बना सकता है। 120 प्रश्न की जो बात किया जाता है, 120 प्रश्न वो बना सकता है। इतनी कैपेसिटी, इतना पावर है SCERT की किताब में, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। जो लोग पढ़ते हैं उनका अच्छा स्कोर आता है। तो स्कोर बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना ही बेहतर रहेगा। तो रिजल्ट लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है SCERT का अध्ययन करना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देखें। तो वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, कौन? राकेश शर्मा। कब? 1984 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये पूछा जा सकता है कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष की यात्रा पर थे तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे बात की और पूछी कि आप बताइए ये पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी जो है कैसा दिखता है अंतरिक्ष से? तब उन्होंने जवाब दिया, राकेश शर्मा ने कहा कि नीली दिखाई देता है अंतरिक्ष से दिखाई देने पर, मतलब देखने पर। तो वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी जो पृथ्वी का रंग है वह नीला दिखता है, और इसलिए पृथ्वी का नीला ग्रह हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नावघाट से एरोनॉटिकल क्लब तक की पदयात्रा, है ना। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, है ना, तो सही रहेगा।